उन्हें अपना खाना आप ही पकाना पड़ता। इसी गांव की एक 12-13 साल की मिस्कीन यतीम लड़की काम काज में इनका हाथ बटाती, इसके बदले उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। उसका नाम रतन था। उसकी शादी ब्याह की कोई उम्मीद न थी। शाम के वक्त जब बस्ती के गौशालों से धुआं बरसाता हुआ निकलता, जंगल और झाड़ियों में झिंगुर शोर मचा और वहां से दूर बस्ती के लोग नशे में मस्त होकर ढोल मजीरे बजाते और ऊंची आवाज में कीर्तन गाते। उस वक्त हवा में बेले के पौधों को झूमता देखकर अंधेरी झोपड़ी में तन्हा बैठा शायद का दिल ना आ चुका। घर के अंदर टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी में बैठे हुए पोस्ट मास्टर बाबू पुकारते, रतन, ओ रतन। इसी पुकार के इंतजार में दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन पहली आवाज पर ही अंदर ना आती, कहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? तू क्या कर रही है? बस चूल्हा जलाने जा रही हूँ रसोई घर में। चौके का काम छोड़, बाद में करेगी, जरा चिल्लम तो भर के ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ में हुक्का लेकर पोस्ट मास्टर चट से पूछ बैठते, रतन, तुझे अपनी माँ याद है? बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सी याद है, बहुत सी याद भी नहीं है। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से तो एक शामों की याद उसके मन के चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाते। उसे ध्यान आता उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद करता। इस तरह बातें करते करते कभी कभी रात काफी हो जाती। तब आलस के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बात से तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर मुझे भी रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात के भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उसकी बड़ी कोठरी के एक कोने में ऑफिस की चौकी पर बैठे पोस्ट मास्टर अपने घर की बातें उससे कहा करते। छोटे भाई, माँ और बड़ी बहन की बातें, घर से दूर तन्हाई में जिनकी याद दिल को सताया करती, उनकी बातें। दिल में जो बातें अक्सर याद आया करती और जिन्हें नील कोठी के अमला वालों के सामने कहना किसी भी हाल में मुनासिब न था, वो बातें एक अनपढ़ छोटी लड़की से कह जाने में मुझे कोई झिझक महसूस न होती। आखिर ऐसा हुआ कि बातचीत में उनकी बातें घर वालों का जिक्र माँ, बहन और भाई कहकर पुराने जान पहचान वालों की तरह करती। यहाँ तक कि लड़की ने अपने नन्हे जहन में और दिल में उन लोगों का ख्याली तस्वुर कर लिया। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छटाए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों से एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो क्लांत धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो। और ना जाने कहाँ एक खटी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक ऐसे अत्यंत करुण स्वर में अपने नालिश गुनगुना रहा था। उस दिन पोस्ट मास्टर के हाथ खाली थे। वर्षा से खुले लहलहाते चिकने मृदुल पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नावशिष्ट स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्ट मास्टर ये समा देख रहे थे और दिल ही दिल सोच रहे थे, काश इस घड़ी कोई अपना अजीज मेरे पास हो। एक निहायत मोहब्बत भरी प्यारी इंसानी मूरत। उन्हें मालूम हो रहा था कि इस दिन चिड़िया भी बार बार यही कह रही और दरख्तों के साए तले दोपहर के सन्नाटे में शाखों कभी यही कहना। ना किसी को इसका यकीन आ सकता था और ना ही किसी को इसका पता चल सकता था। लेकिन लंबी छुट्टियों के दिन दोपहर की खामोशी में एक छोटे से गांव के कम तनख्वाह पाने वाले पोस्ट मास्टर के दिल में इसी तरह के ख्यालात पैदा हुआ करते थे। जानबूझकर भी झूठी उम्मीदों को सीने से लगाए रहते। अंत में
एक दिन सारी नाड़ियां काट कर हृदय का सारा रक्त चूस कर वह निकल भागती है। तब होश आते मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। कहानी जो इन रिश्तों की ताने बाने पर बुनी हुई है, ये आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्पना, आपको आज कैफे के बारे में आपको कैसा लग रहा है और इन सारे कलाकारों के बारे में? और मैं सभी के विषय में कहती हूँ कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस तरह से पढ़े और इतने कम समय में आप लोगों ने जो तैयारी की और जितने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रस्तुति को प्रदर्शित किया, वो सभी प्रशंसनीय और मुझे अपने देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है। आप एक सुंदर कलाकार हैं आप लोग और हमारा भविष्य, हम कहते हैं ना, आप युवा वर्ग देश के कर्णधार हैं। और मैं एकदम निश्चित और विश्वस्त हो गई कि सचमुच हमारा देश जो है सुरक्षित है। क्या बहुत अच्छा सारे बच्चे और इसी समय में नोटिस में सबमिट किया। ये अल्पना की बेहतरीन कल्पना है। सर आप देखिए जब ये पढ़ रहे हैं और वो कहाँ रुकना है, कहाँ और किस संवेदना के साथ किस बात को कहते हैं, ये जो पुट है वो इनकी सफलता है। अच्छा, और इस कहानी में 2 भाषाओं का अंतर, हाँ, क्योंकि एक उर्दू में जाएगा लेकिन दोनों में भी बड़ा শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি ওনার একটি ছোট গল্প থেকে পাঠ করছি। और ये स्टोरी मेरा भी बहुत पसंदीदा है और मैम का भी बहुत पसंदीदा है, इसीलिए मैंने ये स्टोरी चुना। बहुत टाची है ये। আমি শুরু করছি। বালক থেকে সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করে একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাছ তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষা করিয়াছিল। স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যক হলে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুলির উপরে গিয়া বসিল। ছেলেরা তাহার এইরূপ উদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল। একজন আসিয়া ভয় ভয় তাহাকে একটু একটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। এই অকাল তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ফটিক আসা আস্ফালন করিয়া কহিল, দেখ মা কালী, এবার সে তাহাদের আরো একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ী রূপে দখল করিয়া নিল। এর স্থলে সাধারণের নিকট রাজ সম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতি বিলম্বে এক চর বসাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল। সাহস হইল, কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলে এখনই উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভালো খেলা মাথায় লড়া করিয়াছে। बताओ, मेरा जन्म किस रहस्यपूर्ण धागे से तुम्हारे साथ बंधा हुआ है? बेटे, क्षण भर धीरज धरो। सूर्य देवता पहले अस्ताचल पर चले जाए, संध्या का अंधकार जरा सा घन होकर आ जाए। वीर, तुम्हें बताती मैं कुंती। तुम कुंती हो, अर्जुन की माता? हाँ, अर्जुन की ही माता। किंतु हे पुत्र, इस बात को मन में रखकर द्वेष मत करना। हस्तिनापुर का वह अस्त्र परीक्षा वाला दिन आज भी याद आता है। तुम तरुण कुमार ने रंगस्थल में धीरे से प्रवेश किया, जैसे नखश खचित पूर्व दिशा में अरुण का नवोदय होता है। उस समय पर्दे के पीछे जितनी नारियां थी, उनके बीच वह मुख मौन अभागिनी कौन थी, जिनके जर्जर वक्ष में अतृप्त स्नेह बुभुक्षा की हजारों नागिनियां जाग रही थी। वह किसके नयन थे, जिन्होंने तुम्हारे सारे अंगों पर आशीर्वाद के चुम्बन बिखेर दिए थे?
वह यही अर्जुन की माता थी। जब कृपाचार्य ने आकर तुमसे तुम्हारे पिता का नाम पूछा और हंसकर कहा, जिसका जन्म राजवंश में नहीं, उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं, तब तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, तुम्हारे मुख से वाणी नहीं फूटी, तुम खड़े के खड़े रह गए। इस लज्जा की आभा ने अपने अग्निवत तेज से जिसके हृदय को दग्ध कर दिया, वह अभागन कौन थी? वह यही अर्जुन की माता थी। बेटा, दुर्योधन धन्य है जिसने अंगराज की गद्दी पर तुम्हारा अभिषेक किया, उसे धन्यवाद देती हूँ। मेरे दोनों नैनों का अश्रु जल उस अभिषेक के समय उच्छ्वासित होकर तुम्हारे मस्तक पर गिरा। ऐसे समय में भीड़ के भीतर से रास्ता बनाकर आनंद विहल अतिरक्त सूत ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय राज रज्जा से युक्त चतुरित खरी उत्सुक जनता, तुमने अपने अभिषिक्त मस्तक को वृद्ध सुत के चरणों में डाला और उन्हें पिता कहकर प्रणाम किया। पांडव बंधुओं ने क्रूर हंसी के साथ तुम्हें धिक्कारा। उस समय ओ वीरमणि, जिसने बड़े गर्व के साथ वीर कहकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था, मैं वह अर्जुन की माता हूँ। जब मेरा यौवन पूर्ण पुष्प सा खिल उठा था, तुम उसकी मदहोश करने वाली मधुगंध थे। मेरे हर अंग प्रत्यंग में तुम बसे हुए थे। तुम्ही में हर एक देवता विराजे हुए थे। तुम समर्था नवीन व प्राचीन हो। उगते रवि की उम्र है तुम्हारी भी। आनंद के सिंधु की लहर पे सवार ब्रह्मांड के चिरंतन स्वप्न से तुम अवतरित होकर आए थे। अनिमेष दृष्टि से देखकर भी एक अद्भुत रहस्य रहे तुम, जो मेरे होकर भी समस्त के हो तुम। एक में उसको कितना कुछ उसकी जो जवाबदेही होती है, तो वो सब माँ की क्या स्थिति होती है, क्या मनस्थिति होती है। तो एक माँ ने कितनी खूबसूरती से ये उत्तर दिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। अपनी स्वर्गवासी छायाओं के साथ पूरी दुनिया का सर्वनाश करता, जीवन और यौवन पर ग्रहण लगाता, फिर भी न जाने क्यों हमें अस्तित्व के निकलते इस कोहरे की तलाश रहती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऐसा कोई परिवार नहीं है बंगाल में जिस परिवार में रविंद्र संगीत न हो या उसके बाद नजरुल गीत न हो। ये न सिर्फ इस बंगाल में बल्कि एपार बांग्ला में भी और ओपार बांग्ला, दोनों बंगाल, क्योंकि ये विभाजन तो बाद में हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर तो उस समय ऐसे हैं जब पूरा हमारा देश एक हुआ करता था, और रविन्द्रनाथ ठाकुर की उधर जमींदारी भी काफ़ी थी, अभी वो सारी जगह मौजूद हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे न छुआ। हर समय हर अवसर पे उनके गीत, उनकी कविताएं, यहाँ तक कि आप सब नाटक से जुड़े हैं, उन्होंने कई नाटकों में अभिनय भी किया। टैगोर को पढ़ना, टैगोर को सुनना, टैगोर को समझना, अपने आप को इंसानियत के रूप में और इंसान के रूप में देखने जैसा है। हमारे अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो हम नाटक लेकर बंगाल के बाहर जाते हैं और लोगों को जब ये पता होता है कि हम बंगाल से, तो हमारी इज्जत इसलिए बढ़ जाती है कि हम टैगोर की भूमि से आए, हम विद्यासागर की भूमि से आए, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम राजा राममोहन राय की भूमि से आए। लेकिन हमारा ये गर्व है पश्चिम बंगाल,
आज चूँकि टैगोर जयंती कल है 9 मई, टैगोर का जो दिवस होता है वो 9 मई होता है। हम 8 मई को ही इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज संडे है, इतवार है और हमें मौका मिला कि हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। टैगोर के गीतांजलि की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। ये गीतांजलि की गीत संख्या नंबर 7 है। इसी से आप समझ पाएंगे कि टैगोर का दर्शन क्या था। मैं पहले बंगला पढ़ती हूँ और उसके बाद हिंदी और उसके बाद में आपका परिचय। आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में, वैसे तो मैं परिचय बाद में बता दूँ। तुम्ही नवो नवो रूपे एशो प्राणी, एशो वंदे वर्णी, एशो गानी, एशो ओंगी पुलकमय पौरुषी, एशो चित्ते अमृतमय हर्षी, एशो मुक्त मुदित तुमोयने, तुम्ही नवो नवो रूपे एशो प्राणी, एशो निर्मल उज्ज्वल कांत, एशो सुंदर स्निग्ध प्रशांत, एशो एशो हे विचित्र विधाने, एशो दुखे सुखे, एशो मोहे, एशो नित्य नित्य शोक कर्मे, एशो सकल कर्मे अवसाने, तुम्ही नवो नवो रूपे एशो प्राणी। जो हिंदी विद्यार्थी है आपने निराला जो है वर्ण गुणावानी में नवलकट, तो ये उसी तरह का भाव आप देखिए। तुम नए नए रूपों में प्राणों में आओ, ग्रंथों में, वर्णों में, गानों में आओ, अंगों के पुलक भरे स्पर्श में आओ, अंतर के अमृतमय हर्ष में आओ, मुग्ध मोती उदित इन नयनों में आओ, तुम नए नए रूपों में प्राणों में आओ, निर्मल उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ विविध विधानों में आओ सुख दुख में, आओ मर्म में, आओ नित्य नैमित्तिक कर्म, आओ सभी कर्मों के अवसार में, तुम नए नए रूपों में प्राण में। नए नए रूपों की बात करते हैं अपने यहाँ सब मेरे विद्यार्थी मेरे कलाकार बैठे हैं, जो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि हमने जो किया सो किया, हमें हर बार नए के बारे में सोचना है। तो हम इसीलिए आज अड्डा ये एकदम अनौपचारिक है, खुलकर बातें करेंगे। हमारे बीच में